नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का 9वीं कक्षा के इस सेतु अभ्यास में स्वागत है। आज का हमारा सेतु अभ्यास का दिन है 23वां और आज के इस सेतु अभ्यास का हमारा क्षेत्र है श्रवण लेखन। और आज इस कृति पत्रिका से अपेक्षित कौशल है छात्र विराम चिन्हों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और उनका उचित प्रयोग भी करेंगे। और यह स्पष्ट करने के लिए संकल्पना आपको दी गई है विराम चिन्ह। तो चलिए हम पहली कृति को और बढ़ते हैं। आओ पता करें। अध्यापक बच्चों के साथ चर्चा करते हुए विराम चिन्हों की संक्षिप्त जानकारी देंगे। पुनरावृत्ति के रूप में पूर्व ज्ञान के आधार पर निम्नलिखित तालिका पूर्ण करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ एक आपको तालिका दी गई है, यह आपको उचित जोड़ियाँ मिलानी है। तो पहले हम विराम चिन्हों की जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए हम विराम चिन्हों की जानकारी प्राप्त करते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं स्पष्ट करते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। हम बातचीत करते समय अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय इस प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह की परिभाषा बन जाती है, तो जो आसान सी परिभाषा बन जाती है। तो विराम चिन्ह की परिभाषा है भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में बीच में या अंत में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि वाक्य देखे हैं तो यह दोनों वाक्य के भाव बदल गए। पहले वाक्य में घोड़े को रोको मत जाने नहीं देना है, उसे रोकना है, यह भाव है। और दूसरे वाक्य में घोड़े को रोको मत जाने दो, यानी दूसरे वाक्य का यह अर्थ स्पष्ट होता है कि घोड़े को जाने देने के लिए कहा गया है, उसे रोकना नहीं है। तो दोनों के भाव बदल गए, इसलिए विराम चिन्हों का वाक्य में प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम विराम चिन्हों के भेद की ओर चलते हैं। विराम चिन्हों के कुल मिलाकर 11 भेद हैं, जिसमें से पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है अर्ध विराम, चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह, पांचवा है योजक चिन्ह, 6 क्रमांक पर है विस्मय सूचक चिन्ह, 7वें क्रमांक पर है इकहरा उद्धरण चिन्ह, 8वें क्रमांक पर है दोहरा उद्धरण चिन्ह, 9वें क्रमांक पर है विवरण चिन्ह, 10वें क्रमांक पर है कोष्टक चिन्ह और 11वें क्रमांक पर है लाघव चिन्ह। इन सभी चिन्हों के आगे उन कोष्टक में आपको वह चिन्ह दिए गए हैं। तो चलिए हम एक एक को समझ लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं विराम चिन्ह को। तो विराम चिन्ह पहला है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम यहाँ जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है उसे हम कोष्टक कहते हैं। उस कोष्टक में जो चिन्ह दिया गया है वो पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, यह वाक्य है। तो वाक्य के अंत में इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया, पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है, वो भी दंडी लगाकर। तो यह वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अल्प विराम। दूसरा यह अल्प विराम का चिन्ह है जो कोष्टक में दिया गया है। और इस अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कैसे प्रयोग होता है वाक्य को हम देखते हैं। जैसे अरे हाँ देखो उमा से कह देना जरा करीने से आए। तो यहाँ अरे हाँ के बाद हम थोड़ी देर रुके, देखो के बाद हम थोड़ी देर रुके, तब
जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तब इस अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, हमारा तीसरा है अर्ध विराम। तो अर्ध विराम जो आपको यह कोष्टक में दिया गया है उसका चिन्ह अर्ध विराम का। तो यह अर्ध विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो जहां अल्प विराम से कुछ देर, अधिक देर के लिए रुकना हो, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। तो कैसे? तो उदाहरण के तौर पर हम यह उदाहरण देखिए। सभा सोसाइटियों में जाते हैं मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो, पूर्ण विराम। तो यहाँ देखिए, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, यहाँ हमें अल्प विराम से ज्यादा समय के लिए रुकना है, इसलिए यहाँ अल्प विराम ना देकर वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया है। तो अल्प विराम से अधिक समय के लिए आपको जब रुकना होता है वाक्य में, तब इस अर्ध विराम का प्रयोग होता है। अगला हमारा भेद है, अगला हमारा विराम चिन्ह का प्रकार है प्रश्न सूचक चिन्ह। कोष्टक में आपको वह प्रश्न चिन्ह का चिन्ह दिया गया है। तो यह प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जिस वाक्य में कोई प्रश्न आदि हो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द हो या वाक्य में प्रश्न हो तो वह प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है उस वाक्य के आगे। तो देखिए उदाहरण, यह गाय क्या आप लोगों की है? तो यह वाक्य में एक प्रश्न सूचक वाक्य है, इस वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द है, इसलिए इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम ना लगाकर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। किसी भी वाक्य में अगर प्रश्न सूचक शब्द है, वह वाक्य प्रश्न सूचक है, तो उस वाक्य के अंत में आपको प्रश्न चिन्ह लगाना होता है। तो हमारा अगला यह पांचवा विराम चिन्ह का प्रकार है योजक चिन्ह, जो कि कोष्टक में आपको वह चिन्ह दिया गया है। तो यह कब योजक चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए, यानी जैसे कि उदाहरण यह दिया गया है, खुद पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं। तो इसमें पढ़े लिखे यह योजक चिन्ह से, यानी जो शब्द जोड़े में आते हैं, दो शब्दों को जोड़ने के लिए वह योजक चिन्ह प्रयोग किया जाते हैं। अगला हमारा 6 क्रमांक पर विस्मय सूचक चिन्ह है, जो कि कोष्टक में आपको जो चिन्ह दिखाई दे रहा है उसे हम विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। तो यह कब प्रयोग किए जाते हैं? व्यक्ति का हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो, विस्मय हो, भय हो, आश्चर्य हो, तिरस्कार हो आदि भावों को व्यक्त करते हैं, वहां उसका प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण के तौर पर, ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा, सचमुच अद्भुत, आनंद आ गया। तो अद्भुत शब्द के बाद, अद्भुत शब्द विस्मय पैदा करता है, तो उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है, यानी जहां व्यक्ति के भाव प्रकट होते हो। 7वें क्रमांक पर हमारा विराम चिन्ह है इकहरा उद्धरण चिन्ह, जो कि कोष्टक में जो दिया गया है वह इकहरा उद्धरण चिन्ह है। तो यह कब प्रयोग किया जाता है? किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का नाम लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। तो यहाँ मुक्त छंद के प्रवर्तक यानी निराला, यह शब्द यह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक, इसलिए निराला यह शब्द यहाँ एक उदाहरण चिन्ह में लिखा गया है। और आपने जो ऊपर का वाक्य भी यह देखा था कि प्रेमचंद का गोदान समस्या मूलक उपन्यास है, तो यह तो किताब के नाम को भी निकरा चिन्ह लगाते हैं। दूसरा उसके बाद है 8वें क्रमांक पर दोहरा उद्धरण चिन्ह, जो कि आपको कोष्टक में दिया गया है। यह कब प्रयोग होता है? जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो तो वहाँ इसका प्रयोग होता है। जैसे
मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। तो यह जो बोल रहा है उसके मुंह के जैसे कि तैसे वाक्य यहाँ लिखे गए हैं। जिसने जो वाक्य बोले हैं अगर वैसे ही वाक्य जीवों के तो लिखने हैं तो वह वाक्य को दोहरे उद्धरण चिन्ह में लगाया या लिखा जाता है। उसके बाद है 9वें क्रमांक पर विवरण चिन्ह, जो कि आपके कोष्टक में दिया गया है। विवरण चिन्ह यह कब प्रयोग होता है? जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना है तो यह विवरण चिन्ह का, या किसी व्याख्या करनी हो तो इस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो उदाहरण के तौर पर विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं। तो विशेषण के भेद हमें लिखने हैं, इसका स्पष्ट करना है, इसका विस्तार करना है विशेषण के भेदों का। तो इसलिए हमने विवरण चिन्ह लगाया। और कौन कौन से है विशेषण के भेद? तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, पूर्णविराम। यह इस तरह से विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। 10वीं क्रमांक है, 10वें क्रमांक पर है कोष्टक चिन्ह, जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ नाटक का एक वाक्य दिया गया है, रामस्वरूप। तो रामस्वरूप बोल रहे हैं तो आगे उनके भाव प्रकट करने हैं तो किस तरह से चौक कर क्या कहते हैं? बिजनेस। और आगे भी पुस्तक में दिया है समझ कर, तो समझ कर हो तो समझ में आ जाता है। तो यह बात यहाँ कोष्टक में दी गई, उनके भाव, पात्र के भाव या कोष्टक में लिखते हैं। ओहो, अच्छा अच्छा। तो जो कोष्टक का प्रयोग कब होता है? व्यक्ति के भावों को अगर प्रकट करना है या वह अर्थ प्रकट करना है किसी पद का, वो कोष्टक में लिखा जाता है। आखिरी का 11वां हमारा विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह, वह जो कि ब्रैकेट में आपको दिया गया है। जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या जिसे बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े उसका पहला अक्षर लिखकर आगे लाघव चिन्ह लगाया जाता है। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग कब होता है? जब बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है तब। तो जैसे पंडित के स्थान पर लाघव चिन्ह प जब हम लिखते हैं, प के आगे हम लाघव चिन्ह लिखते हैं, यानी पंडित। जिला के स्थान पर जी लिखकर हम लाघव चिन्ह लगा देते हैं, यानी जिला यह शब्द प्रसिद्ध है। डॉक्टर शब्द यह प्रसिद्ध शब्द है। तो यह बार बार डॉक्टर शब्द लिखने से हम उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं डॉक, और उसके आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरह से विराम चिन्ह आपने यहाँ देखे हैं, यह आपके कॉपी में से लिख लीजिए। ठीक है, आपने यह सभी विराम चिन्हों की जानकारी प्राप्त की है। तो यहाँ यह आप तालिका पूर्ण करनी है। आपने विराम चिन्ह समझ लिए हैं। अगली कृति है आओ सक्षम बने। अध्यापक छात्रों को कुछ नए विराम चिन्हों का महत्व और उनके निम्नलिखित प्रकारों के संबंध में जानकारी देंगे। तो छात्रों, यहाँ आपको इस विराम चिन्हों के अलावा और भी विराम चिन्ह याद दिए गए हैं, जो कि पहला विराम चिन्ह आपको छोटा कोष्टक यहाँ दिया गया है। यह छोटा कोष्टक का चिन्ह इस तरह से है, और यह कब इसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रम सूचक अक्षर हो या अंक हो या संवादमय लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नाटक में किसी पात्र का हाव भाव लिखने के लिए वह कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ दूसरा दिया गया है मझला आकार कोष्टक। तो यह कोष्टक चिन्ह इस तरह से है। एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं।
उसके बाद यहाँ दिया गया अगला विराम चिन्ह है हंसपद। इस चिन्ह इस तरह से दिखाई देता है। यह कब प्रयोग किया जाता है? तो जब हम लेखन में कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर यह चिन्ह लगाते हैं। यानी लेखन करते समय अगर आपसे कोई शब्द छूट गया तो ऊपर के पंक्ति में वह शब्द लिखकर उसके नीचे यह चिन्ह लगाया जाता है। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है लेखन कार्य में। आगे का यहाँ जो विराम चिन्ह दिया गया है वह बड़ा कोष्ठक, उसे वर्गाकार कोष्ठक भी कहते हैं, वह इस तरह से दिखाई देता है। वह चिन्ह वह कब प्रयोग किया जाता है? तो लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने दूसरे कोष्ठक को घेरने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो यह जो सर्पाकार कोष्ठक या वर्गाकार कोष्ठक हो या छोटा कोष्ठक हो, इन तीनों का प्रयोग ज़्यादातर गणित विषय में इसका प्रयोग किया जाता है। लेखन की त्रुटि हो या पूर्ति बताने के लिए इस वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे की यह कृति है। अध्यापक छात्रों निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करने के लिए कहेंगे। तो आपको यहाँ नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पहला वाक्य है, सागर आश्चर्य से आप सब मेरा इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ देखिए एक पात्र सागर, यह एक पात्र है और यह आश्चर्य के भाव है इस पात्र के। तो आपको यहाँ छोटा कोष्ठक का प्रयोग करना होगा। आश्चर्य से यह शब्द आपको इस छोटा कोष्ठक में डालने होंगे। यानी यहाँ संवाद में लेखों में हाव भाव सूचित करने वाले। तो यह आश्चर्य से, सागर आश्चर्य से यानी सागर पात्र के हाव भाव है यह। तो यह आश्चर्य से शब्द आपको कोष्ठक में डालना होगा। तो इस विराम चिन्ह का प्रयोग इस तरह से करना है। यहाँ दूसरा दिया गया है, गोदान निर्मला गबन प्रेमचंद जी के उपन्यास है। तो यहाँ आपको जो सर्पाकार कोष्ठक दिया गया है, यह सर्पाकार कोष्ठक का प्रयोग करना होगा, क्योंकि प्रेमचंद जी के यह सभी उपन्यास हैं। और यह गोदान निर्मला गबन यह शब्द जो है वह सर्पाकार कोष्ठक में डालने होंगे और वह अल्प विराम यहाँ देना होगा, गोदान के बाद निर्मला के बाद। तो इस तरह से उसका प्रयोग करना है। यहाँ दिया गया है आपको यह उत्तर। तीसरा है, पिताजी कल मुंबई जाएंगे। तो यहाँ एक शब्द छूट गया है, तो वह शब्द कौन सा है यह आपको प्रयोग करना है इस विराम चिन्ह का। तो किस तरह से करोगे यह प्रयोग? इस वाक्य में पिताजी कल मुंबई जाएंगे, कब जाएंगे इसका यहाँ को ही समय बताया नहीं है। तो यह समय बताने का एक शब्द आप रह गया है मुझे लगता है, तो वह शब्द भूल गए हैं। तो वह शब्द कहाँ लिखना है, वह चिन्ह देकर उसके ऊपर के पंक्ति में वह शब्द लिखना है। तो यह आपके काफिये में आप लिखिए। कामयानी महाकाव्य के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ आपको यह जो बड़ा कोष्ठक दिया गया है, यह जो चौथे क्रमांक पर है, यह कोष्ठक कौन सा? यह वर्गाकार कोष्ठक लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने या दूसरे कोष्ठक को घेरने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो यह जो चौथे क्रमांक का है, कामयानी महाकाव्य के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग होगा। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। आगे की कृति है, आओ अभ्यास करें। छात्र विराम चिन्हों की संकल्पना दृढ़ करने के लिए लिखित अभ्यास आवश्यक है। तो यह आपको वाक्य लिखने हैं और उसमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग आपको करना है। पहला वाक्य, दादाजी ने कहा कल सवेरे हम घूमने जाएंगे। ज्यों के जो वाक्य जब लिखने होते हैं तब उस कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग आपको करना है, यह ऊपर मैंने बता ही दिया है। कौन से
उद्धरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ करना है, किस वाक्य में करना है। दूसरा है सौम्या, रमा और रजत ये ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो यहाँ अल्पविराम प्रयोग है इस वाक्य में। अरे यह तुमने क्या किया, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह का प्रयोग और यहाँ विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग है इस वाक्य में। तो यह आप करिए अपने काफी में। आलोक घबराते हुए मैं कल खेलने नहीं जाऊंगा, तो यहाँ आलोक कैसे घबराते हुए, तो यहाँ छोटा कोष्ठक का प्रयोग आपको यहाँ करना है। घबराते हुए यानी आलोक के भाव या स्पष्ट हुए हैं, तो यहाँ छोटा कोष्ठक का ही प्रयोग होगा। मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास भक्त कवि थे, सर्पाकार कोष्ठक डालकर यह वाक्य पूर्ण करना है आपको। अगली कृति है आओ सृजन करें। अध्यापक छात्रों से अपने जीवन का एक यादगार प्रसंग 5 वाक्यों में अधिक से अधिक विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखने के लिए कहेंगे। तो आपको अपने जीवन का एक यादगार प्रसंग के 5 वाक्य जिसमें अधिक से अधिक विराम चिन्ह के प्रयोग हो, ऐसे 5 वाक्य आपको लिखने हैं काफी में। दूसरी कृति है अध्यापक कुछ छात्रों को वैसे ही हाव भाव उतार चढ़ाव के साथ यादगार प्रसंग सुनाने के लिए कहेंगे। आप जो काफी में यादगार प्रसंग लिखने जा रहे हो वह आपको सुनाने हैं, तो अपने घर वालों से भी वह आप हाव भाव के साथ सुना सकते हैं अपने परिवार वालों को। तो चलिए आगे की कृति है पूरक साहित्य स्रोत। आज का पूरक साहित्य स्रोत है 7वीं की पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ 24 भाषा की ओर पढ़िए। जो 7वीं की पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, उस पाठ्य पुस्तक में 24 पृष्ठ पर भाषा की ओर यह पढ़ना है। तो चलिए हम आज यही रुकते हैं। अगले कृति पत्रिका के साथ हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।